तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है शेयर स्ट्रेस इन बीम। तो चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके लास्ट चैप्टर तक हमने जो है चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और कुछ अगर उसमें रह भी गया होगा तो ऐसा ज़्यादा माइनर नहीं है, ज़्यादा मतलब मेजर नहीं है, वो माइनर ही होगा। 1-2 नंबर का ऐसा छूट गया होगा, मतलब मैंने कोशिश किया कि कोई कुछ भी ना छूटे, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया होगा तो जो है वो माइनर होगा। ठीक है, तो आप उसे खुद कवर कर लोगे। तो बेसिकली अभी जो मैंने पाँचों चैप्टर जो है ख़त्म किया है, तो उसका PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं PYQ भी करवा रहा हूँ ताकि आपके जो है प्रैक्टिस बनी रहे। और से साथ ही साथ उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं जो मैं करवाता चलूँगा। ठीक है, बेसिकली अभी ये जो है हमारा सब्जेक्ट ख़त्म करना मेन प्रायोरिटी है ना। तो तभी ये जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम पूरा जो है इसका PYQ करवा देंगे, तब आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले अभी हम इस लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं आज का नया चैप्टर नंबर 6 शेयर स्ट्रेस इन बीम। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस इक्वेशन। शेयर स्ट्रेस इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली शेयर स्ट्रेस इक्वेशन पढ़ने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा शेयर और स्ट्रेस होता क्या है ना। मैंने कई बार इसके बारे में बात किया है कि शेयर और स्ट्रेस होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शेयर मतलब होता क्या, मतलब कि शेयर बेसिकली शेयर को ना हम शेयर स्ट्रेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मतलब कि जब भी कोई बीम इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में कोई लोड लगता है उसे हम बोलते हैं शेयर लोड या शेयर फोर्स बोलते हैं ना। लेकिन इसी शेयर की वजह से अगर स्ट्रेस जनरेट होता है, इस शेयर की वजह से अगर स्ट्रेस जनरेट होता है तो उस स्ट्रेस को करते हैं शेयर स्ट्रेस, है ना। जैसे कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ एक कैंटिलीवर है, यहाँ पे डिफरेंट फोर्स लगा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये जो है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये सरफेस वाला एरिया है इस तरह से, तो इसका पैरेलल में लगा हुआ है ना। मतलब कि समझाने का मतलब कर रहा हूँ कि ये जो है क्रॉस सेक्शन है इसका पैरेलल मतलब इस तरह से रगड़ते हुए जा रहा है ना, पैरेलल जा रहा है। अगर इस तरह से होता है तो टेंसाइल होता है या कंप्रेसिव होता है, लेकिन इस तरह से जा रहा है ऊपर नीचे तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है, तो वही पैरेलल मतलब ये जो हो गया। अगर इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली ऐसे होता है ना, शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन हम इसे यहाँ पे देखे होंगे क्योंकि हम ये जो है शेयर फोर्स है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो टेंसाइल भी फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स पढ़ा था। तो बेसिकली हम इसका जो एवरेज निकालेंगे ज़्यादातर, तो एवरेज शेयर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन A। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली S का मतलब क्या होता है, S का मतलब शेयर फोर्स, और उसके बाद A का मतलब एरिया, है ना। इसके बाद टाउ एवरेज मतलब शेयर स्ट्रेस होता है, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस। तो दोस्तों ये बेसिकली ये कब यूज होता है, बेसिकली ये वैसे कंडीशन में यूज होता है जब बोल्ट हो या नट हो या बेल्डेड जॉइंट हो, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो तब क्या यूज करेंगे, देखो जैसे कि तो बेसिकली ये जो हम जो है नट बोल्ट और बेल्ट के कंडीशन में ये यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ये एवरेज शेयर स्ट्रेस है। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, एवरेज शेयर स्ट्रेस। अगर एवरेज शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला का हमेशा यूज करेंगे। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का चलो मैं मिटा देता हूँ। अगर आपसे पूछ दे रेक्टेंगल का,
रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का शेयर स्ट्रेस क्या होगा। तो बेसिकली रेक्टेंगल मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, समझ गए ना, न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पे एक लेयर लेते हैं, एक्स लेयर ले लेते हैं, और इसके ऊपर जो है पार्शियल एरिया, ठीक है। तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब वेल्डिंग कंडीशन में नट या बोल्ट कंडीशन में हो तो वो वाला टाउ एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल हो तो हम क्या वही फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं। अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल के कंडीशन में, तो वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा, वैल्यू सही नहीं आएगा। तो हम जब यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो, रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर हो, आई सेक्शन हो, सर्कुलर हो, है ना, और ट्रायंगल का स्ट्रक्चर हो, ट्रायंगल का क्रॉस सेक्शन हो, आई स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला बेसिकली यूज करेंगे। तो हम ऐसे निकालने के लिए हम बेसिकली एक्चुअल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्चुअल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल। तो टाउ एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होगा? SAY बार फिर IB। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्या है। तो ये S इक्वल टू क्या हो गया? S इक्वल टू शेयर फोर्स हो गया ना, शेयर फोर्स। और AY इक्वल टू क्या हो गया? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया above और below layer axis about neutral axis, ठीक है। और यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ना। अब यहाँ पे B देखोगे, यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों। ये B क्या है? ब्रीथ ऑफ लेयर बोलेंगे, ब्रीथ ऑफ लेयर। क्यों बोलेंगे? देखो जैसे कि यहाँ पे ये जो है, ये इसे बोलेंगे ब्रीथ ऑफ लेयर। ये ब्रीथ है ना, ये ब्रीथ ऑफ लेयर बोलेंगे। तो अब क्या इसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा क्रॉस सेक्शन का ब्रीथ बोल सकते हैं, या तो ब्रीथ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे भी बोल सकते थे, है ना। लेकिन हमने ब्रीथ ऑफ लेयर क्यों बोला? देखो समझो आप ध्यान से, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी इसका ब्रीथ सेम ही होगा, इस पॉइंट पे भी इसका ब्रीथ सेम ही होगा, इस पॉइंट पे भी इसका ब्रीथ सेम ही होगा। मतलब कि ब्रीथ क्या है? कांस्टेंट है रेक्टेंगुलर कंडीशन में। लेकिन अगर हम ट्रायंगल की बात कर लें, तो ट्रायंगल में यहाँ से अगर यहाँ ब्रीथ निकालेंगे तो मतलब क्या हो रहा है? पहले तो नीचे ज़्यादा ब्रीथ था, फिर ऊपर इससे कम हो गया, फिर कम करते करते पॉइंट पे कन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि अगर जिस पॉइंट पे हमें ब्रीथ निकालना है तो वो एक लेयर बना लेती है ना, वो लेयर। तो उस लेयर की जो ब्रीथ है, वही ब्रीथ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया, समझ गया ना वो चीज़ें। तो चलो हम एक जो है शेयर स्ट्रेस हम निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं? रेक्टेंगल के लिए, है ना। रेक्टेंगल के लिए शेयर स्ट्रेस कैसे निकलता है वो देख लेंगे हम। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आगे निकालने वाले हैं। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, तो हमें निकालते हैं सबसे पहला क्या है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा? तो सबसे पहले इसे जानने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा? एक
ड्राइंग बनाना पड़ेगा, इसका सेक्शन बनाना पड़ेगा इस तरह से इसका सेक्शन बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस बना देते हैं, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ध्यान से समझना, ये बेसिकली ध्यान से समझने वाली बात है। तो देखो हम इसका न्यूट्रल एक्सिस बना दिए हैं। अगर हम इसका शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाएगा तो कैसे बनेगा, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस डायग्राम है, हमने बताया था कि शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है। तो अगर ये नीचे की तरफ जाएंगे तो शेयर स्ट्रेस पहले बढ़ते जाएगा, फिर अचानक शेयर स्ट्रेस घटते जाएगा। तो जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है ना, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब टाउ मैक्सिमम होगा यहाँ पे, है ना। अगर ऊपर जाते जाएंगे तो टाउ मैक्सिमम डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर नीचे भी आएंगे तो डिक्रीज होते जाएगा, फिर डिक्रीज होते जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले थे। अब हम इसे एक लेयर कंसीडर कर लेते हैं, लेयर एक्स लेयर कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते कोई लेयर है, मान लेते ये ट्रेंगल ए बी सी डी, ये ट्रेंगल हो गया ए बी सी डी, और ये क्या है, ई एफ एक लेयर है ना। और यहाँ पे ये जो है पार्शियल एरिया है, ठीक है, ये जो है पार्शियल एरिया। तो पार्शियल एरिया क्या कौन सा हो गया, ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ जो स्ट्रक्चर है वो पार्शियल एरिया हो गया। तो अब देखेंगे, हमें पता है ना दोस्त, हमें क्या पता है कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसकी हाइट, ये क्या हो गया, एच हो गई ना, इसकी हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक लेके इसकी हाइट हो गई, है ना। अब जो है सी से लेके बी तक, ये सी से लेके डी तक ये क्या होगा, ब्रीथ होगी। इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें हाइट होता है, ब्रीथ होता है, इतना तो समझ गया। अब देखो ये टोटल हाइट है, टोटल ये हाइट है, इतना दूर क्या हो जाएगा, h/2, ठीक है, इतना h/2 हो जाएगा, h/2, यहाँ पे h/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ध्यान से समझना h/2। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो यहाँ से, क्योंकि y बार भी निकालना है, तो y बार क्या होता है, इसके न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट से पार्शियल एरिया के बीच का पॉइंट, न्यूट्रल एक्सिस से पार्शियल एरिया के बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं, y बार, ठीक है। तो इतना तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y बार हो गया, ठीक है ना, y बार। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस जो पार्शियल एरिया उसके सबसे लोअर लेयर है, वहाँ से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या होता है, y होता है, यहाँ से y होता है, समझ गए ना। ध्यान से समझना, मैं फिर से बता देता हूँ कि न्यूट्रल एक्सिस से ये पार्शियल एरिया उसके बीच तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, y बार। और न्यूट्रल एरिया जो है उसका लोअर लेयर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, y। तो देखो ये पूरा जो डिस्टेंस है h है, और यहाँ इतना दूर तक डिस्टेंस क्या है, h/2। ये इतना क्या हो जाएगा, इतना, या मतलब इसके पार्शियल एरिया के अपर लेयर से पार्शियल एरिया के लोअर लेयर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो, क्योंकि ये इतना है h/2 है ना, इतना h/2 है, और इससे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि h/2 से y घटा देंगे तो इतना आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे, h/2 से -y कर देंगे, ठीक है। फिर से समझो, ये पूरा h है, ये इतना h/2 है, ठीक है, ये y है, तो हमें इतना निकालना है। तो पूरा h/2 से y को घटा देंगे तो bf का डिस्टेंस आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमें तो सब पता होगा, अब हम क्या करते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड, मतलब कितना एरिया में जो है शेडेड किया गया है, मतलब कितना एरिया पार्शियल एरिया है। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड। एरिया ऑफ शेडेड कौन सा है, ए बी ई एफ है ना, ए बी ई एफ है, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, b इंटू एच, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो ब्रेथ तो क्या हो गया, b हो गया ना। अब हाइट देखते हैं, क्योंकि हाइट इतना है तो हाइट इतना ही निकालना है, क्योंकि हम शेडेड एरिया के पार्ट निकाल रहे हैं। तो हाइट क्या है, हाइट ये है ना, h/2 - y, ये हो गया। ये क्या हो गया, एरिया, मतलब a की वैल्यू आ गई,
एरिया कर देता हूँ ए की वैल्यू इतना आ गए, ठीक है। ठीक है, अब हम निकालते हैं वाई बार। क्यों निकाल रहे हैं हम, अभी आप समझ जाओगे। ये एरिया क्यों निकाल रहे हैं, वाई बार क्यों निकाल रहे हैं, वो भी आप समझ जाओगे। अभी दो सेकंड मुझे दो। तो देखो, जैसे कि वाई बार हमें कैसे निकालते हैं, वाई बार यहाँ पे वाई बार इतना का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये वाई बार है, तो ये पूरा वाई बार हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, क्योंकि ये जो है हाफ है ना, h/2, ये यहाँ से लेके बी से लेके ये न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या है, h/2। h/2 में से देखो, पहले तो ये हमें वो वाई बार निकालना है। तो पहले ये तो क्या वाई है ना, चलो यहाँ तो वाई लिख देंगे, वाई यहाँ तक का डिस्टेंस वाई है, ठीक। फिर वाई में इतना जोड़ देंगे तो वाई बार आ जाएगा ना, तो वाई में इतना जोड़ देंगे वाई बार आ जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं कि इतना डिस्टेंस क्या है। यहाँ से लेके ये ओ मान लेता हूँ, ये ओ है, ओ से लेके यहाँ पे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो निकालना है। क्योंकि हमें इतना पता है, बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस पता है, क्या है, बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस ये है। अगर इसमें से हम 2 से भाग दे देंगे तो इतना एरिया आ जाएगा ना, ओ से लेके इस पॉइंट तक का एरिया आ जाएगा आराम से, ओ से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इतना जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया उसमें से 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे 2 से भाग दे देंगे तो ये हाफ हो गया, h/2 माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई बार आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट इधर करते हैं। देखो, हमें पता है, हमें क्या पता है, ये जो है टाउ एक्स एक्स एक्चुअल क्या होता है, टाउ एक्स एक्चुअल मतलब एस ए वाई बार, है ना, फिर आई बी होता है। मैंने इसका फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले लिखाया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टाउ एक्स एक्स मतलब टाउ एक्चुअल क्या हो गया, टाउ एक्चुअल क्या हो गया, एस तो एस वैल्यू हो ही गया, एस को कोई दिक्कत नहीं, एस क्या है, शेयर स्ट्रेस है, सॉरी शेयर फोर्स है, एस शेयर ऐसे लिख देंगे। अब देखो ए लिखते हैं, ए कितना है, ए इतना है, मतलब बी इंटू h/2 फिर माइनस वाई है ना, ठीक है। अब देखो, ये इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसे हम इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा रफ में इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू वाई प्लस h/4 माइनस y/2, ठीक है, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, y में से y इतना घटा देंगे, तो 2y माइनस y/2 प्लस h/4, ठीक है, इतना आ गया। फिर कितना हो गया, इसमें से y/2 आ गया, फिर प्लस h/4 आ गया। तो अगर इसे 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 फिर y प्लस h/2 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब कि हाफ आएगा, उसके बाद y प्लस h/2 आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यही सारी, क्योंकि ये जो 1/2 है ना, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, तो इतना आ गया, है ना। अब y जो है y से इसमें घटा देंगे, तो घटाना तो एलसीएम लेके आता है आपको, तो इतना आ गया आंसर। तो ये मतलब y बार की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो y बार की वैल्यू हम यहाँ पे, ये y बार है ना, तो ये वाला वैल्यू हम वहाँ पे लिख देंगे, तो चलो लिख देते हैं। तो ये हाफ हो गया, फिर y प्लस h/2 आ गया, ठीक है, समझ गए। अब नीचे में क्या दिया हुआ है, क्योंकि i दिया हुआ है, i जो है फॉर किसके लिए, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए ना, तो i क्या है, BHQ/12 है, BHQ/12 है। अब देखो, क्योंकि BHQ/12 है, ये b है, b है, आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम इसे पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये b और ये b कट गया है कि नहीं, नहीं ये भी नहीं कटेगा, सॉरी गलत हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, तो ये b और ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। अब देखो 2 1 जा 2 2 6 जा 6 आ गया, तो अब टाउ क्या हो गया,
टाउ एक्चुअल क्या हो जाएगा, टाउ एक्चुअल 6 ऊपर चला जाएगा, 6x आ गया नीचे, यहाँ पे क्या आ गया BHQ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे h/2 माइनस वाई, फिर इसके बाद y प्लस h/2, ठीक है। तो हम इसका एक फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है a प्लस बी, फिर इसके बाद a माइनस बी, क्या होता है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है ना आपको। तो ये फॉर्मूला पर हम इसे पुट कर देंगे, तो इसे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ x एक्चुअल 6s अपॉन BHQ, ठीक है। फिर h/2 का स्क्वायर, फिर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो समझो कि ये इस जो एक्चुअल है ये आ जाएगा, एक्चुअल शेयर स्ट्रेस है फॉर रेक्टेंगल के लिए ये आ जाएगा। लेकिन दोस्त हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर एक्चुअल में जितना भी शेयर स्ट्रेस आएगा ना, उसमें से ये कुछ कोई वैल्यू आ रहा है उसमें से माइनस कर देना, तो वो एक्चुअल नहीं आ पाएगा, है ना। क्योंकि मान लेते हैं कि y की वैल्यू 5, 6, 7 कुछ भी हो, तो ये पूरा का जितना भी शेयर स्ट्रेस आएगा तो उसमें से ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो भी घटाना पड़ेगा ना, तो उससे वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, तो वो मैक्सिमम नहीं आएगी, है ना। तो मैक्सिमम लाने के लिए क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये बेसिकली आप जो क्या कर रहे हो, आप इसको ना कल बना लो, है ना, नोट कर लो कॉपी में, ताकि जो है चीज़ें आपके कॉपी में रहे, ठीक है। चलिए मैं इधर मिटा देता हूँ, इधर का काम हो गया तो इधर मिटा देता हूँ मैं। तो देखो हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें टाउ मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y को 0 कर देंगे। तो फॉर टाउ मैक्सिमम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे फॉर टाउ मैक्सिमम एट y इक्वल टू 0। जब y को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम 6s अपॉन BHQ, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा h स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर बाई ये 4 आ जाएगा ना, नीचे 4 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये h स्क्वायर और नीचे में ये कट गया ना, ऊपर का h स्क्वायर नीचे का h स्क्वायर ये कट गया। अब क्या बच गया, बच गया ये 6s, है ना। फिर ये कट करेंगे, ये 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया ना, और 2 तिया 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा इधर, और ये क्या आ जाएगा s अपॉन BH आ जाएगा। देखना ध्यान से देखना, क्योंकि ये BH क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है ना। मैंने आपको बताया था ना कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो ये 3/2 हो गया इंटू s अपॉन ये हो जाएगा, s अपॉन a हो जाएगा। तो s अपॉन a को क्या लिख सकते हैं, s अपॉन a को क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम टाउ एवरेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि टाउ एवरेज बराबर क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे शेयर फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है, तो टाउ एवरेज भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो मैं इधर का चीज़ें मिटा देता हूँ। तो देखो हम क्या निकालेंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकालें, टाउ मैक्सिमम किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए अगर निकालते हैं तो क्या निकलता है 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है, तो पहला आप ये डायग्राम याद रखो कि इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है, और दूसरा ये टाउ एवरेज याद रखो, है ना। और तीसरा ये टाउ मैक्सिमम जो है रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला आता है, ये 3/2, ये जो है फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बेसिकली हम रेक्टेंगल के लिए आपको बताए थे। अब हम चलते हैं सर्कुलर के लिए कि सर्कुलर के लिए क्या होता है, ठीक है। अगर हम दोस्त सर्कुलर की बात कर लें तो यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन दे देता हूँ।
अभी हम दो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। तो इस सर्कुलर, देखो सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो सर्कुलर सेक्शन में ये इस तरह से बनता है ना। और यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस पे ही इसका शेयर स्ट्रेस जो डायग्राम बनाए तो ये कैसा होगा, ये भी उसी तरह होगा रेक्टेंगल की जैसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ टाउ मैक्सिमम होगा, यहाँ बढ़ते, यह क्या करेगा, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालें, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। 4/3 टाउ एवरेज, अगर इससे हम इस तरह से निकालेंगे, टाउ एवरेज, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 S/A, ठीक है। और एरिया क्या होगा, एरिया बेसिकली इसमें सर्कल का होगा, ठीक है ना। और सर्कल का एरिया पता है, एरिया का होता है π/4 d², ये होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला है, ठीक है ना, एक ही फार्मूला है। तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, समझ गए। चलो अब आगे देख लेते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे। आगे हम रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सॉरी ट्रायंगल का स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर ट्रायंगल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रायंगल, जब हम ट्रायंगल का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ना इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रायंगल का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका नेचुरल एक्सिस कहाँ पे आता है, इसका नेचुरल एक्सिस आता है बेसिकली ये मिड पॉइंट पे तो नहीं आएगा, है ना। मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका कि इसका नेचुरल एक्सिस यहाँ पे आता है, इस तरह से आता है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है। अगर यहाँ से इसका टोटल हाइट जो है h है ना, टोटल हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2h/3 होता है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h/3 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका शेयर स्ट्रेस जो डायग्राम है उसे बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से होगा, है ना। देखो यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल एक्सिस नीचे में है, ध्यान देना, न्यूट्रल एक्सिस नीचे में है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, मिड पॉइंट यहाँ पे। तो इसका मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम ऐसे दिख सकता है, जो जहाँ जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब जो पॉइंट जहाँ पे सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ वहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, मतलब टाउ एन है, मतलब टाउ मैक्सिमम, ये टाउ शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो अगर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये घटते जाएगा, है ना। और जैसे जैसे नीचे हम की तरफ आते जाएंगे तो ये भी घटते जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा, 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा। और उसके बाद टाउ एन ए क्या हो जाएगा, 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर शेयर स्ट्रेस के क्वेश्चन बना रहे हो, क्योंकि ये जो शेयर स्ट्रेस ऑन बीम है ना, इससे एक आध नंबर का मुश्किल से आता है। PYQ में भी देखोगे तो 2-3 ही क्वेश्चन इसमें दिए हो रहेंगे, इसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग, इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा और इसका क्वेश्चन आसान बन जाता है, क्योंकि ये इस फॉर्मूला पे ना, अगर याद है आपको ये फॉर्मूला, तो आप ये फॉर्मूले पे रख करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं डायमंड सेक्शन के बारे में। डायमंड सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ डायमंड। डायमंड सेक्शन क्या होता है, ये जो है यहाँ पे
ये जो एक डायमंड कलर स्ट्रक्चर है ना, हीरा वाला स्ट्रक्चर होता है ना डायमंड, वही डायमंड। तो देखोगे क्योंकि ये जो इसके पूरा का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये पूरा का डिस्टेंस h है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा h/2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा h/2। अगर हम इसका जो है शेयर स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेंगे, शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम थोड़ा ये डिफरेंट बनेगा इस तरह से। ये क्या होगा, यहाँ से जाके ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम ये शेष होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक तो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये ज़्यादा इस पॉइंट पे आएगा। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ होगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो ये क्या है, टाउ मैक्सिमम, यहाँ भी क्या है, टाउ मैक्सिमम होगा, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे टाउ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो घटते जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घट जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो और घटते जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी घटते जाएगा लेकिन ज़्यादा नीचे न्यूट्रल एक्सिस पे ज़्यादा नहीं घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो इसका शेयर स्ट्रेस और कम होते जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, एक बार एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर इसका टाउ मतलब कि शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 9/8 टाउ एवरेज, 9/8 टाउ एवरेज, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इसका टाउ एन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टाउ एवरेज ही हो जाएगा, ठीक है। ये डायमंड वाला फॉर्मूला, डायमंड वाला जो है कम ही पूछा जाता है। आपको जो है जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज को टफ बनाने की कोशिश करता है। अगर आपके क्वेश्चन जो है टफ अगर कर दिया गया है तभी ये जो इस तरह के क्वेश्चन आपको देंगे, नहीं तो इस तरह का स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं अगर क्वेश्चन आसान हुआ तो। अगर क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश किया गया है तभी इस तरह के आप जो है क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना। चलो उसके बाद देख लेते हैं हम आई सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। आई सेक्शन, तो आई सेक्शन होता क्या है दोस्त, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आई सेक्शन होता क्या है, तो हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर अक्सर हम देखते होंगे, है ना। कहाँ देखते होंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है रेलवे के पटरी जो है ट्रैक है उसमें देखते होंगे, है ना। तो ये आई सेक्शन में वहाँ बनाया जाता है। या तो आप बीम वगैरह देखे होंगे जो छत पे लगाते हैं, तो उस बीम में जो है आई का सेक्शन बना होता है। तो छोड़ो वो तो बात की बात है। तो ये जो इसमें है ना दो तरह के पार्ट मिलकर बने होते हैं, एक तो होता है वेब, एक दूसरा होता है फ्लैंग। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसका पहले तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से कर देते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस है। और इसका जो है ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, इसका पार्ट को वेब, ठीक है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, फ्लैंग, FLANG फ्लैंज बोलते हैं। ये दोनों पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये जंक्शन होता है, इसको जो जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन, ठीक। अगर हम इसका जो है सेल्फ स्ट्रेस डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो सेल्फ स्ट्रेस डायग्राम बनेगा इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखना, सेल्फ स्ट्रेस डायग्राम बनेगा इस तरह। पहले तो ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, ठीक है, फिर ये भी पॉइंट यहाँ तक आएगा, फिर ये जो आगे तक बढ़ जाएगा, ये भी आगे तक बढ़ जाएगा, उसके बाद ये ऐसे चलाएगा, समझ गया। तो ये होता है, ये क्या होता है, टाउ फ्लैंज के लिए, मैक्सिमम फ्लैंज के लिए शेयर स्ट्रेस होता है, ये होता है वेब के लिए शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। तो अगर इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। तो अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करें तो बेसिकली इसका फॉर्मूला कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं आता, तो हम इसे फॉर्मूले से ही ड्राइव करते हैं। तो क्या होगा, टाउ हो गया,
टाउ क्या हो गया, एस ए वाई बार, ठीक है, और आई बी होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता आई सेक्शन के लिए। जब भी कोई आई सेक्शन का क्वेश्चन हो तो ए बार ए और आई निकाल लेते हैं, ठीक है, और आई, ये जो आई है ना, ये आई निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, आई निकालने के लिए पहले तो बी एच क्यू बाई 12 करते हैं, फिर माइनस करते हैं बी एच क्यू बाई 12, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले बड़े के लिए निकाल रहे हैं, पहले होल क्रॉस सेक्शन के लिए निकालते हैं, तो इसलिए कैपिटल का यूज करते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया। मैंने ये जो फॉर्मूला है मैंने डायग्राम में लिखवाया भी था कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। और ये जो ब्रीथ है वो तो लेयर का ब्रीथ है, ठीक है। अगर हम जंक्शन की बात कर लें, जंक्शन की बात करते हैं, तो अट जंक्शन की बात कर लें, तो जंक्शन में क्या होता है, ये जो ए और वाई बार है ना, तो ये एस और ए वाई बार और आई, ये तीनों को ना हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा, ये जो टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा, समझे ना, टाउ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे अट जंक्शन, और जंक्शन पे क्या हो रहा है, जंक्शन पे वेब भी आ रहा है ना, जंक्शन पे वेब का भी कुछ पोर्शन आ रहा है ना, और फ्लैंक का भी कुछ पोर्शन आ रहा है। तो जंक्शन पे वेब का भी पोर्शन आ रहा है, फ्लैंक का भी पोर्शन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टाउ डब्लू अपॉन टाउ फ्लैंक। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला है बी, तो बी ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन बी डब्लू, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है कॉन्सेप्चुअल है, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा आई सेक्शन के लिए, ठीक है। आई सेक्शन के लिए आई इस तरह से निकलता है, तो दोस्तों वही अगर हम टी सेक्शन, हमने क्या पढ़ा था, पहले तो रेक्टेंगल कराया, ठीक है, उसके बाद सर्कुलर कराया, उसके बाद ट्रायंगल कराया, उसके बाद आई सेक्शन कराया। अब हम देखते हैं अगर टी सेक्शन हो तो वहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा, है ना, टी सेक्शन में कैसा डायग्राम बनेगा वो हम देख लेते हैं। टी सेक्शन में कैसा डायग्राम बनेगा, तो टी सेक्शन आपको पता है ना, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो इसे बोलते हैं टी सेक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो टी सेक्शन का ये क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, है ना, न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो अगर इसका हम ये बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, तो ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये इतना पोर्शन तो आई वाला था ना, इतना तो पोर्शन आई वाला था, तो यहाँ तक यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा यहाँ तक, लेकिन इसमें नीचे वाला पार्ट आई वाला है ही नहीं, मतलब नीचे वाला जो फ्लैंक का पोर्शन है वो गायब है। तो इसका मतलब ये यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ पे इसका जो है टाउ मैक्सिमम आएगा, समझ गए ना। ये क्या है, ये क्या है, टाउ फ्लैंज, ये टाउ वेव है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे 4 प्लस सेक्शन की बात कर ले, तो प्लस सेक्शन में क्या होगा, जैसे कि अगर हम, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे मिटा के आगे बताता हूँ, अच्छे से आगे बता देता हूँ कि इस तरह के क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होता है। यहाँ पे मिटा देता हूँ, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट लिख देता हूँ। डिफरेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे जो है सेरेसियस का डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे अगर आई इस तरह से बन जा रहा है, आई अगर इस तरह से बन जा रहा है,
अगर आई इस तरह से बन जा रहा है तो क्या होगा, या तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बन जा रहा हो, स्ट्रक्चर इस तरह से बन जा रहा है, तब क्या होगा, तब हम इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाएंगे। क्योंकि हमें इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस तो नहीं बन गया, यहाँ पे क्या है, ये शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। तो मतलब कि यहाँ बनाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना हमें सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा ऐसे, फिर यहाँ पे इस तरह से आएंगे, यहाँ पे भी पहले ऐसे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इस तरह से आएंगे, फिर ये दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ आएगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पे आएगा ना जी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे टाउ मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके अलावा और बहुत सारे कुछ क्रॉस सेक्शन है, तो उसे भी हम बाद में जान लेंगे, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आता भी नहीं है। ठीक है, तो जो जैसे कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रेंगल, आई सेक्शन, टी सेक्शन, प्लस सेक्शन, ये सारी चीज़ें जो कभी कभार क्वेश्चन में पूछ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैंने बताया था ना कि 1-2 नंबर के आते हैं, मतलब मुश्किल से आते हैं। कभी कभी जो अगर जो है एग्ज़ाम को टफ बनाना है, पेपर टफ बनाना है, तब ये सारे क्वेश्चन को देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो आपको इतना ही इनफ जानना ज़्यादा इनफ होगा, इससे आगे जानना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। हमने बहुत सारा फार्मूला ड्राइव करा है, तो उससे हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हाँ कि ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है, इस चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और आने वाले टाइम में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया, तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन दिया, फॉर द बीम शोन इन द फिगर, बीम में एक फिगर मतलब यहाँ पे बीम है, उसका फिगर दिखाया गया है। द शेयर स्ट्रेस एट शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट ए ऑफ द क्रॉस सेक्शन बीम। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या निकालना, क्या शेयर स्ट्रेस पॉइंट ए पे शेयर स्ट्रेस निकालना है। ए पॉइंट कहाँ है, तो ए पॉइंट यहाँ पे है ना, ए पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस ए पे क्या निकालना है, यहाँ पे मेगा पास्कल में निकालना है, शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट ए मेगा पास्कल में निकालना है। चलो हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, टाउ ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, टाउ ए इक्वल टू, क्योंकि ये जो है रेक्टेंगल है ना, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगल, तो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, तो हमें पता है फॉर्मूला है एस ए वाई बार अपॉन आई बी फॉर्मूला, ये पता है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे से इसकी वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो चलो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आगे बनाएंगे। तो चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको ना, ये क्योंकि ये जो है ना यूडीएल लगा हुआ है, किसी बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल को कन्वर्ट करने के लिए हम उस यूडीएल के जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ना क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, तो एक अपवर्ड की तरफ हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो अपवर्ड की तरफ एक रिएक्शन फोर्स आएगा आर ए। ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड की तरफ रिएक्शन फोर्स आएगा आर बी। ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ये जो यूडीएल लगा हुआ है ना, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो इससे हम क्या करें, लोड को ना पूरा डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लोड लगाते हैं बीच में। ठीक है, इसके बीच में है, मतलब ये 4 मीटर है, तो इधर से 2 मीटर आएगा, इधर से भी 2 मीटर आएगा, समझ गया ना। ठीक है, और ये लोड कितना हो जाएगा, ये 10 को ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो, 40 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या, ए क्या है, ए तो यहाँ पे है ना, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए इस पॉइंट पे ए है, तो ए जो इस ए से लेकर के ए डैश, यहाँ पे ए डैश मान लेता हूँ बाबू, ई बी डैश, समझे ना, ए डैश बी डैश। तो ए डैश से लेकर के
ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है ना। तो हम चलो निकाल लेते हैं, अलग से इसको निकाल लेते हैं, इतना अलग बना लेते हैं, अलग से निकालते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे अलग से। तो यहाँ पे ना हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसे स्पीड से भी लेके चला जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इतना दूर को ना यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि इतना पॉइंट पे भी क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है ना, इस पॉइंट पे भी यूडीएल लगा हुआ है, इस पॉइंट पे भी यूडीएल लगा हुआ है। तो इस पॉइंट पे यूडीएल लगा हुआ है, कितना यूडीएल लगा हुआ है, 10 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पे यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल को क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट लोड, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या है, ए डैश है, या ये क्या है, ए है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए डैश पे ना एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है, आर है, क्योंकि यहाँ इस आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो पॉइंट लोड लगा हुआ है 40 किलो न्यूटन, तो यहाँ का इधर का डिस्टेंस 2 मीटर, इधर का डिस्टेंस 2 मीटर है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये मिड पॉइंट पर लोड लगा रहा है। तो इसका आधा लोड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, आधा लोड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इसका 20 किलो न्यूटन इधर चला आएगा, अब 20 किलो न्यूटन इधर चला आएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या, 20 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना था, इसका डिस्टेंस 1 मीटर था ना, ए से लेके ए तक का डिस्टेंस 1 मीटर था। तो ये इतना दूर यूडीएल लगा हुआ था, तो इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, इधर का भी 0.5 मीटर हो जाएगा, है ना। ये जो लोड है, ये लोड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 किलो न्यूटन है, तो 10 को ना यहाँ ये 10 यहाँ तक का 10 आ रहा है, ये पूरे तक का यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इस पूरे बीम पे यूडीएल लगा हुआ 10 किलो न्यूटन, और 10 किलो न्यूटन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही किलो न्यूटन आ जाएगा ना, 10 किलो न्यूटन ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालेंगे हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो देखो शेयर फोर्स एट ए पे निकालते हैं, ए पे निकालते हैं। तो पहला नंबर यहाँ से देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है जो, उसे प्लस लेंगे, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है उसे प्लस लेंगे, तो क्या होगा, 20 किलो न्यूटन, ठीक है। और नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि नीचे ये जो है 10 है, तो माइनस कर देंगे 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन, है ना। ऐसे बराबर कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन आ गया, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। इतना तो 10 किलो न्यूटन ए से निकल गया, है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है, y, क्योंकि हमें हमारे पास फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला क्या है, टाउ ए इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम पहले निकाल लिए, ए की वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद हम एस के वैल्यू निकालिए पहले, उसके बाद हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, ये फॉर्मूला एरिया इंटू ब्रीथ इंटू हाइट की निकालेंगे। अब वाई निकालेंगे, वाई कैसे निकालेंगे, वाई निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम वाई निकालेंगे। तो वाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल कितना है, टोटल यहाँ से लेके इसकी टोटल हाइट 300 mm है, तो यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ तक का हाइट इधर 150 mm हो जाएगा, 150 यहाँ तक 150 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 150 हो जाएगा, है कि नहीं, 150 हो जाएगा ना, इधर से भी 150, इधर से भी 150। अब देखो, क्योंकि यहाँ तक का 150 mm है, अब ये जो 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 mm, समझ गए ना। अब देखो, यहाँ से y निकालना, y हमें पता है कहाँ तक y होता है, y इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ 50 इधर कर देता हूँ साइड में, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, y बार बोलते हैं ना। तो y बार का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि y बार अगर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो y बार, तो ये नीचे वाला इतना दूर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस कर देंगे। ये शेडेड एरिया कितना है, 100 है, 100 में से आधा घटा देंगे, कितना होगा, ये भी प्लस 50 हो जाएगा, तो y बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, y बार इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y बार इक्वल टू 100 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब निकालते हैं आई और बी। तो बेसिकली ये आई तो हम निकाल ही सकते हैं ना, बी एच क्यू बाई 12, ठीक है।
तो हम चलो इस फॉर्मूले पे हम रखते हैं सारे वैल्यू। तो टाउ ए बराबर क्या हो गया, टाउ ए बराबर एस की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻³ है ना। अब देखो एरिया क्या निकालेंगे, एरिया किसका निकालना, शेडेड का निकालना, ठीक है। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब एरिया जो है शेडेड का निकालना। तो एरिया शेडेड का निकालेंगे तो पहले इधर ब्रीथ कितना है 100, ठीक है। इधर का कितना, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 100, ये भी 100 है, ठीक है। इंटू वाई बार कितना है, वाई बार कितना 100, चलो है ना। अब देखो ये आई बी निकालते हैं, आई बी कितना है, आई का फॉर्मूला क्या होता है BH3/12 होता है ना। तो बी कितना है, क्योंकि ये बाहर आई है ना, आई ये पूरा क्रॉस सेक्शन के लिए होता है। तो आई कितना, बी कितना है, ये बी ये वाला 100 हो गया। एच कितना है, एच 300 पे पावर Q/12 हो गया। इंटू बी ये बी की वैल्यू क्या है, बी ये जो है 100 ही होगा, समझ गया ना। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है इसका। क्योंकि हम देख रहे हैं इसे हम ऐसे कर सकते हैं। तो कितना वो 2 2 4 2 6 6 जीरो कट गया यहाँ से। ऐसे भी करेंगे तो यहाँ पे 6 जीरो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 2 4 2 6 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया था यहाँ पे 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 12 ऊपर चला गया, चलो देखते हैं। ये 4 जीरो कट गया, इधर 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, ये भी 4 जीरो कट गया ना। तो अगर हम इसे कैलकुलेट देखो, ये 300 को ना 3 टाइम मल्टीप्लाई किए थे। तो देखो 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो कितना बच गया था 3 इंटू 3। तो वही 3 हम यहाँ पे लिखे थे, समझे ना वो चीज़ें। तो चलो देखते हैं अब टाउ ए बराबर क्या हो रहा था। क्योंकि ये 12 है तो 12 ऊपर जाएगा और नीचे में कितना आएगा 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब हम काटने की कोशिश करेंगे, क्या होगा 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 4/9 है ना। तो टाउ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/9। 4/9 बराबर कितना था, मतलब 0.44 मेगा पास्कल। तो टाउ एवरेज बराबर क्या होता है, टाउ ए बराबर क्या 0.44 मेगा पास्कल, ठीक है दोस्तों। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी दिक्कत आई होगी तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन फिर से अगर बना सकता हूँ बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। पूछने का तरीका है कि आप पहले जो है टाइमिंग वहाँ पे रिप्रेजेंट करो, टाइमिंग सेंड करो, मतलब कहाँ पे आपको दिक्कत है पहले टाइम लिखो, उसके बाद वो मतलब जो है आपका जो है प्रॉब्लम लिखो, ताकि आप मुझे समझ में आया कि इस प्रॉब्लम पे इतना आपका ये डाउट्स है ना। तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, है ना। कहीं कहीं बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, हम आगे हमेशा बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उससे उसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल दिया गया है। उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर बीम पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर बीम पे हमें प्रॉब्लम दिया गया है, उसे सॉल्व करना है। तो कोई नहीं, आसान है, बस ट्रायंगुलर जो है तो उसका एरिया निकालना है, उसके अकॉर्डिंग उसका आई सेक्शन रखना है, बस उतना ही है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्वेश्चन में क्या है। यहाँ दिया वुडन बीम क्रॉस सेक्शन शोन इन द फिगर। क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का क्रॉस सेक्शन है, सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पेन 5 मीटर, मतलब कि एक सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ पे भी एक सिंपली सपोर्टेड है जो 5 मीटर लंबा है। स्पेन मतलब 5 मीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, 5 मीटर लंबा है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब कि यहाँ पे भी जो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर भी एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल का लोड क्या है 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। द एंटायर स्पेन मतलब पूरे पे फैला हुआ है, पूरे जो बीम है ना उस पर फैला हुआ है। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बीम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बीम पे निकालना है, तो टाउ मैक्सिमम हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल जो क्रॉस सेक्शन का आए मैक्सिमम जो निकालने के लिए,
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन का निकालने के लिए आए तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायंगल का है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर ट्रायंगल का है तो यहाँ पे क्या सा फॉर्मूला 3/2 टाउ एवरेज। ये वाला फॉर्मूला शायद मैंने बताया था इसके पहले कि कैसे हम निकालते हैं, तो फॉर्मूले पे ही आराम से निकल सकता है ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या यूडीएल दिया हुआ है, यूडीएल यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है ना। इसका टोटल कितना है 5 मीटर। इसका जो है लोड कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसका शेयर फोर्स निकालते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 S/A। तो एस निकालना है, ए तो बेसिकली निकल ही जाएगा, एस हमें निकालना है। एस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एस निकालने के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अपर रिएक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पे भी अपर रिएक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डाउनवर्ड की तरफ फोर्स आएगा इधर से। इसका डिस्टेंस कितना आएगा 2.5 मीटर, यहाँ से भी 2.5 मीटर, ठीक है। क्यों आ रहा है 2.5 क्योंकि ये जो लोड है ना ये बीच पे आ रहा है, इसके मिड पॉइंट पे, तो इसका आधा ये हो गया आधा इधर हो गया। अब ये लोड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 10 है, 10 को पूरे 5 मीटर तक फैला हुआ, तो अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। जब यहाँ पे 50 किलो न्यूटन है तो ये मान लेते हैं ये ए है ये बी है ना, ये ए है बी है, तो आर ए रिएक्शन कितना हो जाएगा 25 किलो न्यूटन, क्योंकि ये जो लोड है टोटल लोड आधा इस पर फैल जाएगा आधा इस पर फैल जाएगा। तो यहाँ आर बी क्या हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालते हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो चूँकि हम यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जो है रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है 25 ऊपर। अब फिर यहाँ पे भी रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहले देखो कि यहाँ ऊपर पहले तो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे 50 नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे 25 होगा। क्योंकि यूडीएल लगा हुआ है तो शेयर फोर्स क्या होता है लीनियर होता है, लीनियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो लीनियर यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि आर ए पे कितना है, आर ए पे 25 किलो न्यूटन, आर ये जो है इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे कितना 25, मतलब कि एस ए मैक्सिमम कितना होगा, एस ए मैक्सिमम कितना होगा 25 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका निकाल लेते हैं। तो टाउ मैक्सिमम क्या हो गया, टाउ मैक्सिमम 3/2 इंटू एस क्या है 25 इंटू 1000 अपॉन एरिया क्या है इसका, एरिया तो हो गया 1/2 और ये हो गया ना, चलो 100 इंटू 300। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 ही कट गया 50 बच गया, है ना। उसके बाद ये देखते हैं 1 2 0 1 3 0, इधर का 3 0 कट गया, ठीक है। 5 5 25, इधर का 3 इधर का 3 कट गया। अब क्या बच गया 5/2 बच गया, 5/2, इसका मतलब 2.5 मेगा पास्कल इसका आंसर हो गया। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें पूछो, मैसेज करो। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटबेट, और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी हम मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं PYQ क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप आराम से PYQ क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितना भी क्वेश्चन हो सके सोल्व करने की कोशिश करें। और बेसिकली ये जो एक चैप्टर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, पूरा जो है इसका सब्जेक्ट आने वाले 1-2 सप्ताह में पूरा ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियो यहीं पे रखता हूँ। खुश रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।